हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 21। जिसने 20 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और जो आज हमने जो टॉपिक लिया है वह लिया है भारतीय संविधान का टॉपिक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और इसके अलावा हमारी पीजीटी सोशोलॉजी और यूपी ट्रिपल एससी पैट की भी क्लासेस चल रही हैं। तो जो बच्चे उनकी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान करें। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है भारतीय संविधान। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल या फिर बारदोली सत्याग्रह। तो इसमें बोल रहा है गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल कब किया था। तो इसमें बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल। अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल, ठीक है। और ये हुआ था 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में जो अहमदाबाद में जो मिल मालिक और मिल के जो मालिक थे और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था, जिसमें गांधी जी ने 3 दिन के अनशन, जो कि भारत में उनकी प्रथम भूख हड़ताल थी, उसके बाद मिल मालिक इस मामले के मध्यस्थता के लिए तैयार हो गए और अंत में उन्हें बोनस दे दिया, ठीक है। तो इनकी 3 दिन की हड़ताल थी, भूख हड़ताल थी, और ये भारत में पहली बार इन्होंने भूख हड़ताल की थी। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? सरदार पटेल, BR अम्बेडकर, MK गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो अगर बात की जाए तीनों गोलमेज सम्मेलनों की, तो ये किसने भाग लिया था? ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। सेकंड वाली गोलमेज सम्मेलन हुई थी उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री थे मोहम्मद अली जिन्ना, बलदेव सिंह, लियाकत अली खान या फिर BR अम्बेडकर। तो 1947 में बने जो नेहरू की सरकार थी उसमें कानून मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। 15 अगस्त 1947 में प्रथम विधि मंत्री किसको चुना गया या कानून मंत्री? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो किसको कहा जाता है भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और आधुनिक भारत का पिता? तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, ठीक है। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युग दूत के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। इनके बहुत सारे नाम हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज्य की मांग उठाई थी? राजा राममोहन राय ने, रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इसमें क्या बोल रहा है? सबसे पहले किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज्य की मांग उठाई थी?
तो बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में भी इन्होंने स्वीकार किया था, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार भी किया और स्वदेशी को अपनाने पर ज़्यादा बल दिया था। ये सभी विचार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के फिर बाद में मुख्य अंग बने थे। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया? कार्य, जन्म, गतिविधि या फिर मनोविज्ञान? तो बताइए इसमें सही आंसर क्या है? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, जन्म। जन्म के आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया था, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी। और दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या है? इनका नाम है मूल शंकर, ठीक है, मूल शंकर। और इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, ठीक है। और इन्होंने बम्बई में आर्य समाज की भी स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो प्राचीन वैदिक धर्म है उनको शुद्ध रूप से पुनः उसकी दोबारा स्थापना करना था। तो देखो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? बी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार, बिपिन चंद्र या फिर सर जॉन लॉरेंस? तो सर्वप्रथम 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? ये कहा था बी.डी. सावरकर ने। किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने कहा था। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को क्या कहा था? स्वतंत्रता संग्राम की इन्होंने संज्ञा दी थी, ठीक है। और इन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1861, रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892? तो इसमें क्या बोल रहे हैं? किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई? तो ये कर दी गई भारत सरकार अधिनियम 1858। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया, ठीक है। और उसी समय क्या हुआ? जो गवर्नर जनरल का जो नाम है, पद नाम है, उसको बदलकर क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत का वायसराय कर दिया गया, ठीक है। गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। और अगर ये पूछ लिया जाए कि प्रथम वायसराय कौन थे, तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सावरकर जुड़े थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, स्वतंत्र लेबर पार्टी से, हिंदू महासभा से या फिर कोई नहीं? तो बी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के ये प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे और सावरकर ये हिंदू महासभा के अग्रणी नेता भी थे। तो ये किससे जुड़े थे? ये जुड़े थे हिंदू महासभा से। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या फिर सुधार अधिनियम 1909? तो बताइए भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? तो ये पड़ी थी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। किसमें पड़ी थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में भारत
प्रतिनिधि संस्थाओं को इसमें प्रारंभ किया गया। ठीक, सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड लिटिन? तो जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड लिटिन। कौन थे? लॉर्ड लिटिन। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। किसका काल भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुरण काल कहा जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटिन या फिर लॉर्ड कर्जन? तो किसका काल भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुरण काल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड लिटिन के काल को। लॉर्ड लिटिन के काल को भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुरण काल कहा जाता है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्राविधान सर्वप्रथम डैश द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 या फिर 1858 के एक्ट में? तो बताइए, भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम कौन से एक्ट में किया गया? ये किया गया था चार्टर एक्ट 1833 में। किसमें? चार्टर एक्ट 1833 में। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। इसमें क्या हुआ था? बंगाल के जो गवर्नर हैं उनको तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद चार्टर एक्ट आया 1833। उसमें क्या हुआ? गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह थे विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को बनाया गया। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। तो एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2। तो इसमें पहले में दिया है महत्वपूर्ण नारे और दूसरे में दिया है नेता। ठीक है, तो बताइए, वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया था। दिल्ली चलो, ये नारा किसने दिया? ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, करो या मरो, ये महात्मा गांधी ने, और इंकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह ने नारा दिया था। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था? A.O. ह्यूम, जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड वेब या एनी बेसेंट? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? यूरोपीय अध्यक्ष। ठीक है, ये थे ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों का विश्वास था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों का विश्वास था शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों में, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति में, स्वराज के चरमपंथी तरीके में या फिर सरकारी सेवाओं के बहिष्कार में? तो बताइए, नरमपंथी का किस पर विश्वास था? तो नरमपंथी यानी शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों में इनका विश्वास था, शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों में। ठीक है, एक गरम दल था और एक नरम दल था, जिसमें नरमपंथी का विश्वास किस पे था? कि सब कुछ शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से किया जाए। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। भारत का औपनिवेशिक स्टेटस दिए जाने की मांग किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, शहीद भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने या फिर रास बिहारी बोस ने? तो भारत को औपनिवेशिक स्टेटस दिए जाने की मांग किसने की थी? ये की थी ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।
तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व से बाल गंगाधर तिलक संबंधित नहीं है। वह नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न थे। वह नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न नहीं थे। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों एवं हिंसा में विश्वास रखते थे। उन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नाम के 2 साप्ताहिक पत्रों को प्रारंभ किया। तो इसमें बताइए बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित नहीं है? तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न थे। ठीक है, ये इसमें गलत दिया है, ये इसमें बाल गंगाधर तिलक इससे संबंधित नहीं थे। ठीक, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वह गरम दल के थे। गरम दल के कौन कौन से नेता थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल। ठीक है, ये गरम दल के नेता थे। और नरमपंथियों के नेता कौन कौन से थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे और दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, ये सब नरम दल के नेता थे। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित उदारवादी नेताओं में से किसे चांदी की बाणी वाला वक्ता कहा गया था? दादा भाई नौरोजी को, गोपाल कृष्ण गोखले को, मदन मोहन मालवीय को या फिर MG रानडे को? तो उदारवादी नेता में कौन सा चांदी की वाणी वाला वक्ता कहा गया? तो ये कहा गया था गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया? BG तिलक, GK गोखले, MG रानडे या फिर CR दास? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे? 1897 में, 1905 में, 1907 में या फिर 1912 में? तो गोपाल कृष्ण गोखले अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कब बने थे? ये बने थे 1905 में, 1905 में। ठीक है, सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में, 1907 में कांग्रेस के विभाजन के उपरांत, लखनऊ अधिवेशन के उपरांत या फिर राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का प्रवेश चिन्हित करने के लिए? तो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का इसमें प्रारंभ किया गया था। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? खुदीराम बोस, जज किंग्सफोर्ड, बारिंद्र कुमार घोष, ढाका षड्यंत्र अभियोग, तारकनाथ दास, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका या लाला हरदयाल युगांतर सर्कुलर? तो इसमें से बताना है हमें कि कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं दिया गया है। तो देखिए, इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, बारिंद्र कुमार घोष, ढाका षड्यंत्र अभियोग। ठीक है, तो बारिंद्र कुमार घोष का संबंध ढाका षड्यंत्र अभियोग से नहीं था, बल्कि जो बारिंद्र कुमार घोष हैं ये क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए मणिक तल्ला पार्टी का इन्होंने गठन किया था। ठीक है, और जो कि स्वतंत्रता सेनानी और एक पत्रकार थे, बारिंद्र कुमार घोष। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? खिलाफत, असहयोग, स्वदेशी या फिर सविनय अवज्ञा? तो बताइए, तो बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? भारत के विभिन्न राष्ट्रवादियों के मध्य विभाजन,
बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को रोकना, सुशासन के हित में एक अलग प्रशासकीय इकाई की स्थापना, या फिर मुसलमानों के बृहद बहुमत को संतुष्ट करना। तो बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? अगर हम ऊपरी तौर से देखें तो ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या बताया है? प्रशासनिक सुविधा बताया था। परंतु अगर हम वास्तव में देखा जाए तो बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। ठीक है, यानी कि बंगाल में बढ़ती हुई जो राष्ट्रीयता है उसकी भावना को रोकना था। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने भारतीय संविधान के क्वेश्चन आंसर किए हैं, और ये वीडियो डेली लाइव होती है रात 9 बजे 9 PM। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और इन क्वेश्चनों को सही आंसर इसमें बताएं। ठीक है, और अपने आप को जांचें कि आप कितने इसमें सही कर पा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।